तो नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर ओ की टेस्ट सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल वही प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट और टू द सिलेबस ही आपको यहाँ पर प्रश्न उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। और आर ओ की प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा, किस प्रकार आप इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, ओ लेवल की जरूरत किसको पड़ती है, वो सारी जानकारियाँ जो आपको आर ओ परीक्षा से पहले जाननी चाहिए, इस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ताकि आप इस वीडियो को भी वॉच जरूर कर लेना। फिलहाल ये टेस्ट लगा लेना उसके बाद। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट। और पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आदिवरा किसकी उपाधि थी, गेस करिए। और इसका सही आंसर अगर आपने गेस किया है ऑप्शन सी, तब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने धारण किया था ये उपाधि आदिवरा की। और मिहिर भोज कन्नौज का एक गुर्जर प्रतिहार राजा था। शासनकाल 840 से लेकर 890 ईस्वी तक। मिहिर भोज के चांदी के सिक्कों पर यह नामांकित मिलता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत से मिले हैं। तो प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? उत्तर हो गया मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर ओ में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। यहाँ पर अभिलेख और शासक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नासिक अभिलेख। तो गौतमी पुत्र, ये सही है बिल्कुल। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, ये भी सही है। भीतरी अभिलेख दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय, जो कि गलत है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम, ये भी सही है। तो भीतरी अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय से नहीं, बल्कि स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। और जो लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं उनको यह जो स्थान जरूर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर से उत्तर पूर्व की ओर लगभग 5 मील की दूरी पर यह स्थित है। और ग्राम से बाहर चुनार के लाल पत्थर से निर्मित एक खंबा आपको मिलेगा। तो ये जो खंबा है इसे भीतरी अभिलेख कहा जाता है, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो आप लोगों में से कौन कौन से लोग गाजीपुर से हैं और किन लोगों ने इसे देखा है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, मुझे बहुत ही उत्सुकता है जानने की। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर कूट की सहायता से चुनें। जैसे कि भारत में बीते 1.5 दशक में बाघों का कुनबा दोगुना हो गया है। अगर आपने अभी 2018 में जो आंकड़े आए थे बाघों के कुनबों से संबंधित, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो तीनों पॉइंट ध्यान से देखो। भारत में बीते 1.5 दशक में बाघों का कुनबा दोगुना हो गया है। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। तीसरा पॉइंट, भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तीनों के 3 सही हैं। तो यहाँ पर सभी सत्य हैं, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ए, बी और डी यहाँ पर गलत है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिए। साल 2006 में भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से की गई पहली गणना के दौरान देश में बाघों की संख्या थी 1411 और 2018 में हुई थी चौथी गणना, तब बाघों की संख्या बढ़कर हो गई 2967। अब देखिए 1411 से हो गई 2967। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या घटी है। 2014 में वहाँ पर 46 बाघ थे, जो घटकर हो गए 2018 में 19। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक बढ़ी है। 2014 में वहाँ पर बाघ थे 308, बढ़कर हो गए 2018 में 526। विश्व वन्यजीव कोष के कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड के तहत यह मान्यता देश के 14 टाइगर रिजर्व को दी गई है। और ये कौन कौन से 14 टाइगर रिजर्व हैं देश के? मानस, काजीरंगा और ओरंग, जो कि असम में है। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। वाल्मीकि, जो कि बिहार में है। दुधवा, उत्तर प्रदेश। पेंच, महाराष्ट्र। और परमवीकुलम, जो कि केरल में है। मधुमलई अनामलई, तमिलनाडु। वांदीपुर, कर्नाटक। सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि नागा जनजाति के किस मार्शल आर्ट की विशेषता सिर्फ पैरों के तलवों से किक मारना और अरुद्ध करना होता है? पैरों के तलवों से किक मारना और अवरुद्ध करना होता है। तो ये जो मार्शल आर्ट है इसको कहते हैं अकीकिती।
अकी की थी, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, तो बताओ मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? जी हाँ दोस्तों, ये है गुजरात। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और दलहन और तिलहन के उत्पादन में ये मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है, याद रखना, दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। गेहूं, जौ और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। चाय उत्पादन में असम पहले स्थान पर है। विश्व में चावल और गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे स्थान पर आता है भारत, तो दोनों याद रखना। और गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाएगी तब पहले स्थान पर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन में ऑल ओवर सारा गेहूं जोड़ लोगे तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करोगे तब पंजाब पहले स्थान पर आ जाता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान का दर्जा किस पुरस्कार को प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज जरूर करेगा, क्योंकि सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान में बहुत सारे लोग साहित्य अकादमी भी मान सकते हैं, ज्ञान भारती भी मान सकते हैं। सही जवाब लेकिन होगा ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसमें 11 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और मां सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा भेंट की जाती है। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं में किसी भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई, मतलब ज्ञानपीठ और मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना एक साथ हुई, और यह एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुराना है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार की जो लिस्ट है इसको आप जरूर याद रखना। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? संस्थानों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो बताओ कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में और क्या क्या है? देखो, हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र मिलेगा आपको। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र मिलेगा आपको हैदराबाद में। इसके अलावा हैदराबाद में आपको मिलेगा सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको कानपुर में। और उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको हासन, कर्नाटक में। और अगर प्रश्न आया कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तब इसका उत्तर हो जाएगा धनबाद, जो कि झारखंड में स्थित है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा बन गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, याद रखना इसको। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो मथुरा में इसे स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? आईओसी ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, भारत का पहला मांग फ्रूट की खेती कहां पर शुरू की गई है? मांग फ्रूट, इसकी खेती शुरू की गई है कुल्लू में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी? तो ये हांगकांग की है, इनका नाम है शांग इन हंग। तो शांग इन हंग। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? तब इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे। तो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का पहला एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? तब इसका उत्तर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य है बिहार। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और अगर प्रश्न आया कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तब भी इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के पटना में। भारत में कोविड-19 से संबंधित संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाला गांव बन गया है बयान गांव, जो कि लद्दाख में है।
और अगर प्रश्न आया कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तब इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। भारत का पहला तैरता सोलर पार्क बनेगा कहाँ पर, तेलंगाना में बनेगा। तो सभी पॉइंट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि निशाकाश यानी कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कहते हैं खगोलीय पिंड। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। तो खगोलीय पिंड क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उसकी रचना मनुष्यों ने नहीं की होती है। इसमें तारे हैं, ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, गैलेक्सी है, उल्का पिंड, ब्लैक होल, पल्सर, सारी चीज़ें खगोलीय पिंड के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा, ये बताओ कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था? द लेडी विलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था। लोधी गार्डन्स को स्थापना इसकी कब हुई थी, ये बताओ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लोधी गार्डन। लोधी गार्डन कब बना था, ये बताओ। फिलहाल ध्यान से देखो, लोधी गार्डन को पहले द लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। यह दिल्ली शहर के दक्षिणी मध्य इलाके में एक सुंदर उद्यान है। सफदरजंग के मकबरे से 1 किलोमीटर पूर्व में लोधी मार्ग पर, हुमायूं के मकबरे से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित है। लोधी गार्डन में सईद और लोधी शासकों के मकबरे हैं। लोधी गार्डन 15वीं और 16वीं सदी के बीच बना था। कब बना था? 15वीं और 16वीं सदी के बीच में बना था। और इसको बनाया किसने था? इसको बनवाया था सईद और लोधी शासकों ने। इस पार्क को भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा वर्तमान में संरक्षण प्राप्त है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अजातशत्रु किसका पुत्र था, बताओ। सही जवाब हो जाएगा इसका बिंबिसार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के मुख्य शासक यानी कि राजा बिंबिसार पहला शासक था। 544 ईसा पूर्व से लेकर 593 ईसा पूर्व तक रहे। उसके बाद इनका पुत्र राजा हुआ राजा अजातशत्रु, 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक। और यहाँ पर फिर उदयन आता है 461 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक। फिर आता है यहाँ पर राजा अनिरुद्ध 445 से लेकर पता नहीं कब तक। फिर एक राजा और आया था मंडक नाम से, इसके बारे में अभी कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद नागदशक, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना। और हाँ, पितृहंता वंश भी हर्यक वंश को ही कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। तो क्रमशः यहाँ पर पिता को मार मार के लोग राजा बने थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ कि कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी प्राणी कौन सा नहीं है? पक्षी, स्तनधारी, मछली और घोंघा। अगर ये विकल्प होंगे तब आपका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी यानी कि घोंघा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य यह कुर्ग जिले में है, मतलब कोडाकू जिले में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? कोडाकू जिले में। और यह कर्नाटक राज्य और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह कन्नूर जिले के बीच, केरल राज्य के पश्चिम में और पूर्व में कर्नाटक के कोडागू जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। बेंगलोर से 243 किलोमीटर जाएंगे तभी आपको मिलेगा। अभयारण्य का नाम सर्वोच्च बिंदु ब्रह्मगिरी शिखर से किया गया है, जिसकी ऊंचाई 1607 मीटर है। इसमें लगभग 181 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। सभी प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका रिवीजन आप लोग एक बार जरूर करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करना, लिंक आपको मिल जाएगा। ये बताओ कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बोर्रा गुफाएं, तो ये स्थित है अनंतगिरी पहाड़ी पर। विकल्प बी इसका करेक्ट होगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में, ये है बोर्रा की गुफाएं जो भारत के पूर्वी घाटों में अरकू घाटी के अनंतगिरी पहाड़ियों में विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश के तटीय शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है। बोर्रा गुफाएं भारत का अद्वितीय प्राकृतिक अजूबा भी मानी जाती हैं। भारत में प्राकृतिक स्टेग्लैमाइट और स्टेलैक्टाइट की यह सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो फेफड़ों के बीच रहती है? ये है थाइमस, इसको कहते हैं वाल ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करती है।
इसके अलावा थाइमस हार्मोन भी यह पैदा करता है जो विकास और परिपक्वता को बढ़ाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये थाइमस, जो कि हमारे फेफड़ों के बीच स्थित रहती है। अच्छा ये बताओ कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में बदल देता है? जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में बदलता है? उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड, विकल्प ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है? तो देखो ये जनवरी की बात है, 3 जनवरी 2020 की बात है। इसका उद्घाटन किया गया था गुजरात में, विकल्प 20 का सही है। लेकिन अक्सर यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में ऐसे प्रश्न आते हैं जो 1-2 साल पुराने होते हैं, तब आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना होगा। तो केवीआईसी ने अपनी एक ऐतिहासिक पहल के तहत 3 जनवरी 2020 को गुजरात के सुरेंद्र नगर में पहले सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। और एक बात और, केवीआईसी की अगर बात आएगी तब एक बात और याद रखना कि राजस्थान में एक बांस से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था केवीआईसी के द्वारा, जिसे प्रोजेक्ट बोल्ड नाम दिया गया था। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीईटी की परीक्षा में पूछा गया था। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्राप्त होते हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। तो कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी में से सही जवाब होगा, सारे के सारे सही हैं। यहाँ सभी जगह आपको मिलेंगे अशोक के शिलालेख। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखो, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां यानी कि 16 बड़े महाजनपद थे। क्या यह सही है? हाँ। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिल वस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। क्या ये भी सही है? हाँ। और गणराज्यों के अलावा राजतंत्री राज्य भी थे जिनमें कौशाम्बी, वत्स, मगध, कौशल और अवंती महत्वपूर्ण थे। तो ये भी सही है, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। विकल्प डी आपका उत्तर हो जाएगा। किस कन्वेंशन के तहत भारत एक तय समय सीमा के अंदर ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस के उत्पादन और खपत को नियंत्रित करेगा? तो ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में आपको जानना चाहिए अगर आप नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन करने यानी उसको रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। और इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया। 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुई। इसके बाद इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी में हुई थी और तब से इसमें 7 संशोधन भी हो चुके हैं। तो याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1989 से लेकर 2021 तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? तब इसका उत्तर हो जाएगा कुल 7 संशोधन किए गए हैं। नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। अब देखो, नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर में, आपको याद होगा। नहीं याद है तो फिर से याद करो कि नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? तब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुल 8 देश हैं। ठीक है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव को संबोधित किया था अभी कुछ दिन पहले। और नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में 8 देश हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है। आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द सशस्त्र विद्रोह किस संशोधन में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान यानी कि 44वां संशोधन 44th अमेंडमेंट अधिनियम 1978, भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े थे, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। इसे 300 क में रख दिया गया। और फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्पसंख्यकों के अपने पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने
और संचालन संबंधी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण सशस्त्र विद्रोह होगा। आंतरिक गड़बड़ी, यदि यह सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो आपात स्थिति की घोषणा के लिए ये आधार नहीं बनेगा। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अनुसार निवारक नज़रबंदी नहीं रखा जा सकता जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नज़रबंदी के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए अतिरिक्त संरक्षण की व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई है कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा। भारत में किस क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन बी, पंपोर क्षेत्र। तो याद रखना पंपोर क्षेत्र के बारे में, यह कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों में भी केसर उगाई जाती है। तो भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा कि केसर का उत्पादन लंबे समय से जम्मू कश्मीर में एक सीमित क्षेत्र में ही होता है और इसी क्षेत्र को कहते हैं केसर का कटोरा, और ये क्षेत्र है पंपोर क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आई होगी और सभी प्रश्न आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तब आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।